नमस्कार मित्रों यूनिट 9 टीचिंग ऑफ योगा से संबंधित हमारी 2 कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आज हम तीसरी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं और जुलाई 2018 के क्वेश्चंस से। प्रश्न है आपका, किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट है आपका, पहले भी आया था। तो सबसे उत्तम जो व्यवस्था है बैठने की वो होगी जिसमें छात्र और जो शिक्षक हैं उनका आई टू आई कांटेक्ट हो, वो अच्छे से एक दूसरे को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो वो अर्धवृत्ताकार या अर्ध चंद्राकार दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो विद्यार्थी द्वारा सीखने पर हमें प्रश्न पे यदि फोकस करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि किसके संदर्भ में पूछ रहे हैं। क्या शिक्षक के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं या विद्यार्थी के संदर्भ में पूछ रहे हैं? तो विद्यार्थी को अच्छे से लर्निंग करनी है किसी स्पेसिफिक योगिक प्रैक्टिसेस के संदर्भ में। तो ये किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, टीचर की कंसंट्रेशन से तो टीचर पे ही लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ नहीं होगा। टीचर की शक्ति पर, इससे भी टीचर को ही लाभ होगा, विद्यार्थी को लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि टीचर स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो जितनी अच्छी वो टीचिंग करेगा विद्यार्थी उतने अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। तुम कह सकते हैं कि विद्यार्थी की लर्निंग डिपेंड करती है टीचर के इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर। तो वही थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा कि टीचर के स्पष्ट प्रशिक्षण पर। प्रशिक्षक का आत्मविश्वास ये भी टीचर को ही प्रभावित करेगा। तो हमें तो देखना है कि विद्यार्थी को कौन सी बातें प्रभावित करती है, तो वो थर्ड ही है आपका जो सही है। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? अगर हम अपने प्राचीन शास्त्रों के आधार पे देखें तो चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है या प्रक्रिया में लाई जाती है। उसको हम दूसरे सरल शब्दों में कहें तो श्रवण काल होता है पहला, ये हमने पढ़ा भी था मनन वेदांत दर्शन के अंदर। निदिध्यासन और चौथा होता है आपका साक्षात्कार। कोई भी विद्या है उसका हम पहले श्रवण करते हैं। श्रवण मतलब वो ज्ञान आपके पास बुद्धि में आ गया और वो किताब में नहीं है। जैसे किताब में है, हम केवल पढ़ रहे हैं और आपकी बुद्धि में वो याद नहीं हुआ, तो वो श्रवण काल पूरा पूरा नहीं माना जाता। श्रवण काल पूरा तभी माना जाता है कि वो पुस्तक में स्थित जो विद्या थी वो अब आपको स्मरण होके आपकी बुद्धि में आ गई, फिर उसका आप चिंतन करते हैं, ये मनन हो गया। चिंतन करके एक निश्चय तक पहुंच पाना कि क्या सही है क्या गलत है, ये निधिध्यासन हो गया। और जिस सत्य ज्ञान पे हमारा निश्चय हुआ है उसको व्यवहार में लेके आना ही साक्षात्कार। तो ये जो अंतिम पड़ाव है, जिसको हम सामान्य दृष्टि से व्यवहार भी कह सकते हैं, बिना व्यवहार में आए शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो व्यवहार में आना मतलब पढ़ाने वाला शिक्षक है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है। विद्यार्थी का व्यवहार मतलब विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन आना, उसमें बदलाव आना। ये कई बार आपका अलग अलग रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? विद्यार्थी में बदलाव, कि वो अपने आप में चेंज कर पाए, कि उसमें कोई दोष थे उन दोषों को ठीक कर दिया, कोई ज्ञान के तरीके थे जो गलत थे उनको मॉडिफाई कर दिया। ये बदलाव है, चेंज है। बदलाव का मतलब ये नहीं कि अच्छे से बुरे में हो जाना, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ बढ़ना, ये आपका मुख्य शिक्षण का उद्देश्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू को हम यदि गीता के आधार पे देखें तो दैवीय संपदा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो हैं, जो कि योग दर्शन में भी यम नियम के रूप में कहे हैं, तो इनको प्राप्त करने की सर्वाधिक जो विश्वसनीय विधि है वो गुरुकुलीय शिक्षण ही कहा जाता है। देखो, पढ़ाने में तो अन्य स्थानों पर भी हम अच्छे अच्छे ज्ञान दे देते हैं, लेकिन एक जो परिवेश है, मुख्य होता है एक परिवेश और साथ में आचार्य का व्यक्तित्व। ये दोनों चीजें आपकी गुरुकुलीय व्यवस्था में ही संभव है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। पारंपरिक जो गुरुकुल शिक्षण है वही वैल्यू एजुकेशन के लिए सबसे बेटर माना जाता है। कक्षा क्लासरूम एजुकेशन नहीं है,
कोई अभ्यास प्रैक्टिस बेस्ड कोई योग प्रशिक्षण हो रहा है वो भी नहीं है। कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपका योग प्रशिक्षण किया जा रहा है वो भी नहीं। ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी जो परिवेश है वो परिवेश आपको गुरुकुल में ही मिलता है, जहां पर आप सिद्धांतों को जीवंत तरीके से होते हुए देखते हो। इस कारण से बेटर जो ऑप्शन बनेगा आपका वो गुरुकुल आधारित ही रहेगा। वैल्यू एजुकेशन से फिर एक क्वेश्चन आ गया कि मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किन का निर्माण होता है। मतलब वैल्यू एजुकेशन का जो पालन करेगा व्यक्ति या समाज, तो वो किन चीजों को बनाएगा, मतलब किन चीजों का विकास करेगा। तो संपन्न प्रोस्पेरिटी को, चलो देखते हैं। शांतिपूर्ण समाज, ये बिल्कुल सही बात है कि वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, शांति लेके आती है, क्योंकि जितने भी वैल्यूज हैं उन सब के मूल में अहिंसा ही होती है, कि हम किसी को कष्ट ना दें, न शारीरिक न मानसिक न वाचिक, किसी भी प्रकार से कोई भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। और यही शांति का प्रतीक है, हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, तो ये शांतिपूर्ण समाज है। और संपन्न हो सकता है आपका, स्वस्थ हो सकता है, राजनीतिक रूप से स्थिर समाज, ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का प्रयोजन हो सकता है। तो संभव सभी है। अब हमें बेटर की तरफ देखना पड़ेगा। देखो बी इन दो में ही है, तो ये दो तो आप हटा दीजिए। आपको ए और सी में से एक चुनना है, संपन्न समाज और स्वस्थ समाज। संपन्न का इंग्लिश वर्जन जो दिया है प्रोस्पेरिटी दिया है, प्रोस्पेरिटी में धन धान्य इत्यादि काफी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो उस दृष्टि से ये आपका छोड़कर स्वस्थ समाज है। हेल्थ की दृष्टि से अगर आप देखें, और वैसे तो स्वस्थ का मतलब हेल्दी सोसाइटी, केवल स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहीं, मतलब एक अच्छा जो स्वस्थ समाज है, जिनकी मानसिकता भी ठीक हो, हेल्थ भी ठीक हो, भावनाएं भी ठीक हो, सामाजिक जो परिवेश है वो भी ठीक हो, उसको हम स्वस्थ समाज या हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। बी और सी ये बेटर आपका ऑप्शन लगता है, तो सेकंड आपका सही होगा। अगला है लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। तो वही जो बुक थी आपकी योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, उस बुक के अंदर आपके लेसन प्लानिंग के संदर्भ में लेसन प्लानिंग के लाभ दिए हैं। और साथ में ये बताया कि लेसन प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां पे लाभ के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा है कि लेसन प्लानिंग जब हम करते हैं उस समय क्या क्या लाभ आपके होते हैं। पहला जो लाभ वहां पे दिया है, आप याद रखिएगा, कई बार आते हैं, कि वो अध्यापक के विचारों को संगठित करने में, ऑर्गेनाइज करने में, जो उनकी थिंकिंग है उस थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने में, चिंतन को व्यवस्थित करने में हेल्प करती है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा है शिक्षक के कॉन्फिडेंस को, टीचर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। और इसके अब मार्ग विचलन से उसको बचाती है। जैसे पहले से अगर प्लानिंग की हुई है तो उसको पता रहता है कि मुझे अपने लेसन को किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, किस तरह से आगे बढ़ाना है। अगर वो पहले से प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको डायरेक्शन जो है आपका लेसन का वो आपका लूज हो सकता है, वो आपका विचलित हो सकता है। तो दूसरा हो गया आपका कॉन्फिडेंस वाला, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तीसरा जो आता है आपका, उसमें है कि टीचिंग का जो प्रोसीजर है, अध्यापन की प्रक्रिया है, या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अपनी माइंड में रखने के लिए सहायता करती है। तो उद्देश्य आप कह सकते हो कि शिक्षण के उद्देश्य और या प्रक्रिया, कि किस मेथड का मुझे योग करना है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनको मन में रखने की सहायता होगी। और चौथा आता है आपका टीचिंग एड्स का, कि मुझे जो पाठ पढ़ाना है उसके लिए क्या क्या शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, उनको ध्यान में रखने के लिए उनको ध्यान में रखा जा सकता है। लास्ट मिनट के टाइम पे जो रश होता है कि ये चाहिए वो चाहिए, उससे हम बच जाते हैं। और पांचवा जो अंतिम लाभ बताया जाता है आपका, फ्यूचर प्लान को बनाने में सहायता मिलती है, कि आज मैंने ये पढ़ा दिया है, कल ये पढ़ाऊंगा, परसों ये पढ़ाऊंगा। इस तरह से पूरा जो भी कंटेंट है मैं ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ाऊंगा। ये पांच लाभ है। तो चिंतन को व्यवस्थित करने में ये भी है, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में ये भी है, ये नहीं है, शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखना, ऑब्जेक्टिव्स आगे ये भी है। ए बी डी, ए बी डी अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी पांचों के पांचों आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका कथन कारण है, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। तो मार्गदर्शक को इंग्लिश में दिया उन्होंने मेंटर। और ये बात सही है, शिक्षक के से अभिप्राय इनका है कि जो आपके पास सूचनाएं हैं,
जो आपको पढ़ाना है करिकुलम में उतना मात्र पढ़ा देना, उस अर्थ में इन्होंने शिक्षक को, टीचर को लिया है। मेंटर है मतलब एक मार्ग का दर्शन करना कि इस मार्ग से आप जाओगे तो आपको लाभ होगा, इस मार्ग से जाओगे तो आपको हानि होगी। तो प्रॉपर एक वे बताता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये पंक्ति बिल्कुल सही है, मार्गदर्शक होता है। इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। गुरु छात्रों में गुरु हेल्प स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग द सेम पोटेंशियलिटीज दैट ही हिमसेल्फ हैज ऑलरेडी रियलाइज्ड। कि जिन जिन क्षमताओं का उसने पहले अनुभव किया है, वे उन्हीं सेम पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। तो ये मेरी दृष्टि से तो एक अंश में सही है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक उन्हीं क्षमताओं को उभारता है जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, बल्कि बहुत स्थिति होती है। एक तो होती है समझ कि उसको पता लग गया कि ये क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, ये गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो स्वयं अपने अंदर उनको धारण नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया पूरी तरह से। लेकिन जब वो टीच करता है, मार्गदर्शन करता है, तो वो दोनों ही गुणों को बताता है। जिनको अपने जीवन में धारण कर चुका उनको भी बताता है, या जिनको धारण करना चाहिए वो भी प्रयास कर रहा है उनको भी बताता है। लेकिन फिर भी एक अंश में ठीक है ये कि गुरु जो है वो एक्सप्लोर करता स्टूडेंट्स को उन क्षमताओं का विकास करने के लिए जिनको उसने स्वयं अनुभव किया है। और इसी कारण से ही एक मेंटर के रूप में काम किया। मेंटर का मतलब होता है कि जिस मार्ग पे वो चल चुका है उस मार्ग का वो दर्शन करा रहा कि आप भी इसी मार्ग से चलो, क्योंकि मैंने भी चला है तो मुझे लाभ हुआ, आप चलोगे तो आपको भी लाभ होगा। इतने अंश में ये सही व्याख्या भी आपकी कही जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला भी कथन कारण का है कि एक अच्छा शिक्षक हजार पुजारियों के बराबर होता है। तो ये भी सही है आपकी। और एक अंश की दृष्टि से देखिए, पुजारी क्या करता है? जो कर्म कांड करता है, कर्म कांड के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से आपको कुछ सिखाने का, आपके जीवन को सही करने का प्रयास करता है। लेकिन शिक्षक जो होता है वो ज्ञान के माध्यम से, मतलब बहुत सारे ऐसे ज्ञान, ऐसी चीजें जिससे हमारे जीवन का विकास हो सकता है, उनको पढ़ाता है और हमारे दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से शिक्षक को कहा जाता है कि वो हजार पुजारियों के बराबर है। और उसी का तर्क आगे स्पष्ट करें कि शिक्षक क्यों हजार पुजारियों के बराबर होता है। कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जिसको हम गुरुकुलीय शब्दों में आत्मनिरीक्षण बोलते हैं। हमारा सुधार क्या है? सुधार है कि अंदर के दोषों को हटाकर गुणों को धारण करना, जिसको गीता में बोलते हैं आत्मशुद्धि या अंतःकरण की शुद्धि। हमारे अंतःकरण में गलत गलत संस्कार हैं, गलत गलत ज्ञान है, लोभ क्रोध मोह, वो सारी आसुरी संपदाएं हैं। उनको हटाकर गुणों को लेकर आना, यही हमारा विकास है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर दोष क्या क्या है, तक हम उनको दूर करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। और दोषों को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है आत्मनिरीक्षण। हम दूसरों पर फोकस करने की बजाय स्वयं के जीवन पे ध्यान दें कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं। और वो प्रक्रिया एक पुजारी नहीं सिखाता, वो कौन सिखाता है? शिक्षक सिखाता है ज्ञान के माध्यम से। इसलिए ये पंक्ति भी सही है और पहले का तर्क भी सही दिया गया है। तो कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे मैचिंग का है आपका। वो जो बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, उसके अंदर टीचिंग के 7 मेथड दिए गए हैं। और उनमें से बहुत बार आपके प्रश्न आएंगे। ये शुरुआत में पहला प्रश्न है, लेकिन आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो प्रश्नों की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये 7 विधियां कौन कौन सी हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे पहली आती व्याख्यान विधि, क्रमशः देख लीजिए व्याख्यान विधि। दूसरा आता निर्देशन अनुक्रिया विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। फिर है वैयक्तिक निर्देशन विधि, इंडिविजुअल रेस्पॉन्स मेथड, वैयक्तिक निर्देशन विधि। फिर ग्रुप डिस्कशन, समूह समूह चर्चा विधि। उसके बाद आता है डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, निर्देशित अभ्यास विधि, अभ्यास विधि।
परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, और सातवीं आती है प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। और उन सब के अंदर कुछ कुछ विशेषताएं दी है, जैसे व्याख्यान विधि में फॉर्मल इसको टीचिंग मेथड कहाँ है। जो आपकी व्याख्यान विधि है तो ए को आप थर्ड से मैच कर सकते हैं। और प्राचीन काल में भी मुख्यतया लेक्चर मेथड का ही यूज किया जाता था व्याख्यान विधि का। और ये जो क्लासरूम एजुकेशन है उसमें फॉर्मल टीचिंग की दृष्टि से इसका यूज काफी मात्रा में किया जाता है, तो ए का थर्ड हो गया। जो समूह चर्चा विधि है उसका जो मुख्य उद्देश्य उस बुक में बताया है, टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो समाधान निकालने के लिए किसी समस्या का हम डिस्कशन करते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसका भी वहां पे प्रयोजन बताया है कि ये स्किल और फॉर्म पे बल देती है, कि जो भी आप यौगिक क्रिया का अभ्यास करना चाह रहे हैं उसके स्किल के और उसके फॉर्म, दो चीजों पे फोकस करती है। आगे जैसे जैसे कुछ प्रश्न आएंगे तो और व्याख्या कर देंगे। तो ये स्किल दिया है, कौशल, कौशल की विकास के लिए। और जो निर्देशित अभ्यास विधि है आपकी, उसमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो क्लासरूम से अतिरिक्त जो कार्य होता उनको पूरा करने के लिए, तो इसके लिए सेकंड हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट में दिया है, और आगे हो सकता है कि विस्तार से इनके बारे में पूछा जाए, तो इसको याद रखिएगा। बाकी की व्याख्या जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम बताने का प्रयास करेंगे। दिसंबर 2018 के देखिए प्रश्न, प्राणायाम का संबंध है। उसी पुस्तक के अंदर जो स्टार्टिंग होती है वहां पे 6 यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है उन्होंने। उसमें आसन है, प्राणायाम है, फिर बंध मुद्राएं हैं, क्रियाएं हैं, ध्यान है, और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है। तो प्रश्न प्राणायाम से था तो मैंने डाल दिया, और वहां पे 6 के 6 यौगिक जो क्रियाएं हैं उनको शरीर और मन दोनों से जोड़ा है। शरीर और मन उभयात्मक कहा है उनको। ये शरीर पे भी प्रभाव डालते हैं और मन के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, तो वो आसन ही क्यों ना हो। वो ये है कि आसन जो है वो पहले शरीर पे प्रभाव डालता है या कुछ अंश में मन पे, क्योंकि आसनों को हम बहुत धैर्य पूर्वक एक फ्लो में करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो दौड़ते कूदते हुए, वैसे हम आसन नहीं करते हैं। तो मनोकायिक कहा है, इन सभी क्रियाओं का जो स्वरूप है वो कैसा आपका, मनोकायिक। तो प्राणायाम का संबंध भी किससे होगा, शरीर और मन दोनों से होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग की अध्यापन विधि की निर्देशात्मक विधि से संबंधित है। निर्देशन को आप डायरेक्शन मान सकते हैं, डायरेक्शनल मेथड्स के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये लेक्चर हो गया आपका, ये ग्रुप डिस्कशन हो गया, और ये आपका प्रैक्टिस हो गया। तो डायरेक्शन में निर्देश का एक वैसे जो सही सही हम प्रयोग करते हैं, टीचर की तरफ से होता है निर्देश, कि टीचर ने कुछ बताया स्टूडेंट्स को तो वो निर्देशन कहा जाता है। जैसे लेक्चर मेथड में ज्यादातर देखा जाता है कि वो निर्देश देता है कि ऐसे ऐसे करो। और लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया वो समूह चर्चा विधि स्वीकार की है। तो मैं उसका कोई संकेत नहीं समझ पा रहा हूँ कि समूह चर्चा उन्होंने किस आधार पे स्वीकार किया है। उस समूह चर्चा के लिए जो वहां पे एक्सप्लेनेशन दी गई है उस बुक के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ देता हूँ। वहां पे लिखा है कि ये किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक शैक्षणिक तकनीक है। इसके दोनों ही मूल्य हैं, मतलब दोनों ही इसके लाभ हैं। इसका वैयक्तिक लाभ भी है और सामूहिक लाभ भी है। तो ये क्या क्या लाभ करती है, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में भी लाभ करती है, और अपने आप को सहनशील बनाने में लाभ करती है, समस्या का विवेकपूर्ण चिंतन करना हो उसके लिए भी लाभ करती है, इन सब में कहा। और जो ग्रुप डिस्कशन की प्रभावशीलता है, वो जो नेतृत्व करने वाला है उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। वो जितना नेतृत्व करने वाला व्यक्ति योग्य होगा उतनी अच्छा, उतनी अच्छी आपकी ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया चलेगी। इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन का विषय नहीं दिया गया है, तो ये विचारणीय है मेरी दृष्टि से। मैं इसको लॉजिकली नहीं सेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब होता है एक तरह से कम्युनिकेशन करना, बताना किसी चीजों को। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं पूछा था, सॉरी, मुझे लगा कि विधि है ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं पूछा है तो समूह चर्चा ही होगा, क्योंकि मुझे लगा कि
ये डिस्कशन तो निर्देशन वाला नहीं है, प्रदर्शन में भी चलो निर्देशन है, व्याख्यान में भी है, अभ्यास में भी है। और तो समूह चर्चा नहीं पूछा तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाए ग्रुप डिस्कशन। योग कक्षा में छात्रों को एक बड़े समूह में बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो एक बड़ा समूह है, एक तो मेन कीवर्ड ये हो गया छात्रों का, और सुविधाजनक व्यवस्था में उनको बैठाना है तो किस प्रक्रिया के आधार पर बिठाएं। एक तो सर्कुलर मेथड में बिठा सकते हैं, चलो विचार करते हैं। दो पंक्तियों में, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, दो रो बना दें, और बिना अंतराल के, मतलब बीच में ज्यादा गैप नहीं दिया, इंटरवल नहीं दिया। और शिक्षक हेतु क्या रहेगा, एक मंच डायस रहेगा। डायस मतलब होता है एक उठा हुआ मंच, उसको डायस। तीसरा ऑप्शन है दो पंक्तियों में बिना अंतराल के शिक्षक डायस ना हो। तो शिक्षक अगर डायस नहीं होगा तो शिक्षक पैरेलल होगा छात्रों के, तो उसमें पीछे की तरफ जो दूसरी लाइन वाले विद्यार्थी हैं वो शिक्षक को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत है। छात्रों को यू आकृति में बिठाना, तो यू आकृति में अगर बड़े समूह हैं तो यू आकृति भी उतनी लाभकारी नहीं होती, क्योंकि जब ऐसे हम बनाएंगे, संख्या ज्यादा होने से यहाँ के जो बच्चे वो काफी दूर हो जाएंगे शिक्षक की दृष्टि से। तो यहाँ पर वृत्ताकार में बिठाते हैं तो पीछे की तरफ बैठे हुए जो हैं विद्यार्थी उनके साथ में संबंध नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आपका दूसरा ऑप्शन। और इसे बेटर क्यों है, क्योंकि डायस का प्रयोग है। डायस का प्रयोग होने से जो टीचर है वो ऊपर हो जाएगा, तो इस लाइन के विद्यार्थी, इस लाइन के विद्यार्थी दोनों अच्छे से टीचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। एक योग क्लास चल रही है, शिक्षक है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, तो कौन कौन से पॉइंट्स पे उसको ध्यान देना चाहिए। पहला, निर्देश संक्षिप्त हो, छोटे छोटे हो, धीरे धीरे बताए गए, वो क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संक्षिप्त मतलब बड़े बड़े सेंटेंस ना हो, छोटे छोटे सेंटेंस हो। धीरे धीरे बताओ, ये भी बिल्कुल सही है। और स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब अभिव्यक्ति जो है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बिल्कुल सही बात है। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये गलत बात है। दूरी इमोशनल भी गलत है और वैसे भी गलत है। एक बार में अनेक निर्देश दोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। एक बार में एक निर्देश दो, और उस निर्देश में भी अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट किया जाना चाहिए। तो ये फोर्थ सही है, आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया या एक बार में अनेक निर्देश दे दिए। हमारा मुख्य प्रयोजन है, या शिक्षक का मुख्य प्रयोजन होता है कि जो स्टूडेंट है वो लर्न कर पाए, वो स्टूडेंट सीख पाए। और उसके सीखने की दृष्टि से यदि एक बात को दो बार तीन बार भी बताना पड़े, धीरे धीरे बताना है, स्पष्ट बताना है, छोटे छोटे वाक्यों में बताना है, शब्दों का चुनाव भी ऐसा करना है कि जो सरल शब्द हो, तो ही छात्र अच्छे से समझ पाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। वैल्यू एजुकेशन का फिर आ गया आपका, पहले पेपर में भी दो प्रश्न थे। इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी, वैल्यू एजुकेशन के लिए। प्राणायाम का वैल्यू एजुकेशन से कोई साक्षात संबंध नहीं है। षटकर्म है वो शरीर की शुद्धि के लिए काम करता है। तो वैल्यू एजुकेशन में यम और नियम ये दो काम करते हैं। और यदि इनमें से भी कभी एक को चूज करना पड़े तो यम, यमों को योग सूत्र में महाव्रत कहा है, और ये उस बुक में दिया है। इनको अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहा है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। जिसका अभिप्राय है कि जो हमारा अभिवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, उसको प्रशिक्षित करने का जो अभ्यास है वही यम नियम ही है। इन यम नियम के बिना हम अपनी प्रवृत्ति को नहीं सीख सकते हैं, अपने जो एप्टीट्यूड है उसको चेंज नहीं कर सकते। एटीट्यूड, सॉरी, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, ये है। तो सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आसनों को निम्नलिखित में किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वहां आसनों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है, और ये कई बार आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इनको भी याद रखिएगा। पहला उन्होंने बताया आपका ध्यान धारणात्मक, ऐसे आसन जिनमें जो बैठकर किए जाते हैं और जिनमें बैठकर हम ध्यान लगाते हैं। फिर आते हैं आपके संवर्धनात्मक, वो नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन लिख सकते हो संवर्धनात्मक।
जिसमें शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, शरीर में खिंचाव होता है और बहुत तरह के शारीरिक लाभ होते हैं, उनको संवर्धनात्मक कहा जाता है। स्टैटिक खिंचाव, कौन से खिंचाव होते हैं? स्टैटिक, मतलब एक स्थिर खिंचाव, निश्चल खिंचाव वहां पर होते हैं। और जो मसल्स में क्या करते हैं? हेल्दी टोन उत्पन्न करते हैं। टोन एक मसल का एक एबिलिटी होती है, हेल्दी टोन, ये कभी प्रसंग आएगा तब बता देंगे। और तीसरे आते हैं विश्रांतकारी, जो आपकी थकावट को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे शवासन है, मकर आसन है, योग निद्रा आदि है। योग निद्रा चलो आसन में नहीं आता है, तो यहाँ पे दो बनेंगे आपके, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव हैं। तो ये कॉमन सेंस के हैं, जो टीचिंग प्रोसेस आपका, उसके निम्नलिखित अवयव कौन कौन से होंगे? तो टीचिंग प्रोसेस के 6 अवयव वहां पर बताए गए हैं। आप चाहे तो कॉमन सेंस के आधार पे भी इनको ठीक कर सकते हैं। वे आपका, एक तो टीचिंग, लर्निंग, मतलब अध्यापन और अधिगम, फिर टीचर, अध्यापक हो गया आपका, फिर लर्नर, ये विद्यार्थी हो गया, कंटेंट, मतलब विषय वस्तु, और अंत में आता आपका एटमॉस्फेयर तथा पर्यावरण। उसमें अध्यापन आ गया आपका और अधिगम आ गया। प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये शैक्षणिक प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ये कथन कारण का प्रश्न है आपका। योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता, बिल्कुल सही बात है। सामान्य कोई योगाभ्यास है, उसका प्रदर्शन किसी छात्र से भी करा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कठिनताएं नहीं होती। लेकिन कोई विशेष योगाभ्यास है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो स्वयं टीचर को ही देना चाहिए। पंक्ति सही है। स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है। उसका हेतु दिया, यदि वो स्वयं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, स्वयं प्रदर्शन कर रहा है शिक्षक, तो वो हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से उनको प्रदर्शित करते हुए उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकता है। देखो, इसको इस तरह से करना चाहिए। अगर कोई छात्र कर रहा है, एक तो विशिष्ट योगाभ्यास है, अच्छे से पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जहां पर जिन जिन पॉइंटों पे फोकस करना चाहिए, उसको बार बार विद्यार्थी को कहना पड़ेगा कि आप ऐसे करो, तो संवाद प्रॉपर नहीं हो पाता। जिन जिन चीजों को वो फोकस करना चाहता है, तो वो स्वयं करेगा, तभी तो उनको अच्छे से दिखा पाएगा। तो अतः उत्तम ढंग से यदि कम्युनिकेशन करना है, तो शिक्षक को स्वयं ही प्रदर्शन करना चाहिए। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्राणायाम है और श्वसन क्रियाएं हैं, प्राणायाम में एक विशेष तो क्या होता है, कुंभक होता है, कुंभक का है। और जो अन्य श्वसन क्रियाएं हैं जिनमें कुंभक नहीं होता, उसमें सिंपल नाड़ी शोधन की क्रियाएं आप ले सकते हो, श्वास लेना छोड़ना। और तकनीक भी अलग है, उद्देश्य भी अलग है। यदि हम योग सूत्र के आधार पे देखें, तो प्राणायाम का उद्देश्य है ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, अंदर के प्रकाश के ऊपर जो रजस तमस का आवरण है, उसको हटाना। और जो श्वसन क्रियाएं हैं, ये नाड़ी शुद्धि पे विशेषता कर्म काम करती है, मन के शोधन पे इनका विशेष उतना लाभ नहीं है। फिर कहा, तर्क की योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है और इनकी विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पंक्ति भी सही है। योगाभ्यास जितने भी हैं, जैसे आसन अलग है, प्राणायाम अलग है, ध्यान अलग है, मतलब उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और इनकी विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आसन की प्रकृति अलग है, तो उसके लाभ अलग होंगे, परिणाम अलग होंगे उसके। प्राणायाम के अलग है, तो प्राणायाम के परिणाम अलग होंगे। तो सभी अलग अलग योगाभ्यासों के स्वभाव या नेचर अलग होने से उनके परिणाम भी अलग अलग होंगे। ये पंक्ति सही है। जब हम देखते हैं कि ये इसका कारण है या नहीं है, तो ऊपर जो कहा था कि प्राणायाम अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न है, तो सर्वथा भिन्न को यदि ये बताता कि क्यों सर्वथा भिन्न है, तो हो सकता था कि ये कारण हो
लेकिन ये उस बात को उतना स्पष्ट नहीं करता। किसी अंश में लगता भी है, क्योंकि कहा ना कि अलग-अलग जो योगाभ्यास हैं, उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है, तो भिन्नता को तो दिखा ही रहा है। भिन्न है, तो जैसा-जैसी क्रियाविधि होगी, उसके परिणाम भी आपके अलग-अलग प्रकार के विशेष देखे जाएँगे। लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन वही मैंने बताया था कि कथन कारण में सब्जेक्टिविटी चलती है और संभावना रहती है कि जिन प्रश्नों में हमें कारण नहीं लगता है, वो हो सकता है कि ढूँढ लें, और जहाँ पे हमें कारण नहीं लगता, हो सकता है कि वहाँ पर वे स्वीकार करें। मतलब दोनों चीज़ें वहाँ पर संभावित हो सकती हैं। इसलिए इन्होंने तो जो स्वीकार किया है, दोनों सही और सही व्याख्या नहीं है, लेकिन अगर एक अंश से देखो तो सही व्याख्या भी लग रही है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं बता पाऊँगा, तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। ओम शम।